हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एनपीएस को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। और भारत में ये कहानी जो है एनपीएस की स्टार्ट होती है 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। इंडियन गवर्नमेंट के सामने उस समय बीओपी प्रॉब्लम था, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि इस वीडियो में हम लोग बीओपी वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो चीज़ें इस वीडियो से जुड़ी हुई हैं जो रिलेवेंट है उसके बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा। उस समय आरबीआई ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी इकोनॉमी में, मनी सर्कुलेशन में, क्रेडिट क्रिएशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आरबीआई ने किया क्या कि एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी एम नरसिम्हन के चेयरमैनशिप में। एम नरसिम्हन जो थे वो आरबीआई के 13th गवर्नर थे। अभी रिसेंटली डेथ हुआ है उनका 21 अप्रैल को, शायद 21 या 20 अप्रैल मतलब 2021 में। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, दो रिपोर्ट सबमिट किए उन्होंने। उन रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन था एनपीएस को लेके। उन्होंने एनपीएस को आइडेंटिफाई किया था एज मतलब क्या कहूँ, ऐसा एक इशू जिसके चलते बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और बैंक्स की एफिशिएंसी बहुत हद तक मतलब डिटेरियोरेट हो जाती है एनपीएस के चलते। ऐसा उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बैंक्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं काफ़ी हद तक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने कहा था कि एनपीएस को रिड्यूस कीजिए, 0% कीजिए, या फिर कम से कम 2003 तक कम से कम 3% तो कर ही दीजिए। 2002 या 2003 है शायद तक 3% कर दीजिए, मतलब जो ज़्यादा है एनपीए का परसेंटेज तो उसे कम कीजिए, रिड्यूस करके 3% तक पहुंचाइए। अभी भी आप अगर देखें तो इनफैक्ट 12, 13, 14, 15 कुछ बैंक्स में अप टू 18% भी मैंने देखा है। आरबीआई के वेबसाइट पे रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांसेस। एक्चुअली एनपीए होता क्या है, लेकिन एनपीए हम लोग कहते हैं बैंक्स के लिए ऐसे एसेट्स या फिर ऐसे लीज्ड एसेट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, बट डिफिनेशन में मैं उसे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो एसेट्स या फिर लीज्ड एसेट्स जिन्होंने इनकम जनरेट करना बंद कर दिया। अब इनकम जनरेट करने का मतलब ऐसे समझिए कि इंटरेस्ट जो आने वाला था या फिर जो पोर्शन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का या दोनों का जो आने वाला था वो आना बंद हो गया, या बैंक को अब लगने लगा है कि आने वाला नहीं है। ओके, और बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ हैं जिन पे चार्ज क्रिएट करके उस पर्टिकुलर एसेट को दिया गया था या लोन दिया गया था। लोन्स एंड एडवांसेस दो टर्म्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बैंकिंग में। इन्हें अगर आप देखें ना इसका बैलेंस शीट किसी भी बैंक का, तो आप देखेंगे कि एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो ऐसे एसेट्स या लीज्ड एसेट्स जिनसे रिटर्न आना बंद हो गया, जिनसे इंटरेस्ट जनरेट होना बंद हो गया, बैंक को अब लगता है कि अब आ ही नहीं पाएगा, रिटर्न नहीं आ पाएगा, तो बैंक उन्हें एनपीए के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। टर्म लोन के रेस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं कि अगर 90 डेज़ तक अकाउंट ओवर ड्यू रह जाए तो एनपीए हम लोग कहते हैं उसे। अगर एडवांसेस हैं तो अगर एडवांसेस हैं और 90 डेज़ तक अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रह जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो एनपीए है। और एग्रीकल्चरल लोन्स अगर हैं तो 2 क्रॉप सीज़न, अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं तो, और लॉन्ग टर्म अगर क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीज़न तक अगर अकाउंट मतलब ओवर ड्यू रह जाए तो ऐसा माना जाता है कि एनपीए है। आरबीआई कहता है कि अगर जिस क्वार्टर में आपको रियलाइजेशन होना था उस अमाउंट का, वो रियलाइज़ नहीं होता है, तो उस क्वार्टर के एंड से 90 डेज़ तक अगर वो अमाउंट आप नहीं रियलाइज़ करते हैं तो आप उसे एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है वो अमाउंट, तो इंटरेस्ट का मतलब वो पोर्शन आपको रियलाइज़ नहीं होता है 90 डेज़ तक, क्वार्टर के एंड से 90 डेज़। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दूसरा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग टर्म लोन्स के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने मैंने यूज़ किया। अगर मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग है कोई अकाउंट, तो इसका मतलब जो अमाउंट आना था जिस दिन वो ड्यू था उस दिन नहीं आता है तो आउटस्टैंडिंग माना जाता था। पास्ट में एक कॉन्सेप्ट था पास्ट ड्यू, जो कि अभी यूज़ में नहीं है तो रेलेवेंट नहीं है इस वीडियो में मेंशन करने के लिए या डिस्कस करने के लिए।
दूसरा मैंने कहा आउट ऑफ ऑर्डर, मेनली एडवांसेस के रिस्पेक्ट में यूज़ होता है। लोन्स अलग हैं और एडवांसेस अलग हैं, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। एडवांसेस मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं जनरली, कैश क्रेडिट फॉर एग्जांपल, ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स भी। और लोन्स जो है ना, जैसे कार लोन, होम लोन या फिर बाकी गोल्ड लोन फॉर एग्जांपल, तो लंबे ड्यूरेशन के होते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर जो है ना वो यूज़ किया जाता है कैश क्रेडिट के रिस्पेक्ट में। कैश क्रेडिट में अगर दो चीज़ें हैं, एक तो रेगुलर डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है 90 दिन तक तो माना जाएगा कि अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है। क्रेडिट अगर नहीं हो सपोज़ कोई भी अमाउंट तो आउट ऑफ ऑर्डर है। या फिर अगर आपका ड्राइंग पावर जितना है उससे ज़्यादा विड्रॉल है, मतलब एक्सेस विड्रॉल है, और 90 डेज़ तक अगर वो उसी तरह से रहता है तो फिर माना जाता है कि आउट ऑफ ऑर्डर है। अब कैश क्रेडिट के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसका जो ड्राइंग पावर जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके स्टॉक्स पे। स्टॉक स्टेटमेंट जो आप सबमिट करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अकाउंट है, अब जो करंट एसेट्स हैं उन पे चार्ज क्रिएट करके और उस पर वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है बोरोवर्स को। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो कभी आपका स्टॉक सपोज़ आपने किसी समय आपने 10 लाख का एक स्टॉक स्टेटमेंट दिया, उसके बेसिस पे मार्जिन को घटा दिया, डिडक्ट कर दिया बैंक ने, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया सपोज़ क्रेडिटर्स को, और इसके बाद कैलकुलेट किया कि आपको 6 लाख का ड्राइंग पावर मिलना चाहिए। अल्टीमेटली फिर होता क्या है कि आप 6 लाख का ड्राइंग पावर है, आप 6 लाख रुपया विड्रॉ कर लेते हैं। होता क्या है कि कुछ दिन बाद जब आप फिर से स्टॉक स्टेटमेंट देने जाते हैं बैंक के पास, आप करते क्या हैं कि 8 लाख का स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं बैंक को। अब ड्राइंग पावर तो फिर एडजस्ट होगा ना उसके बेसिस पे, नए स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो एडजस्ट होकर ड्राइंग पावर घट के मतलब कम होकर आपका 5 लाख हो जाता है। तो आपने तो विड्रॉ करके रखा था 6 लाख, 5 लाख भी आपका ड्राइंग पावर हो गया, तो एक्सेस विड्रॉल हो गया 1 लाख का। तो ये अमाउंट आइडियली आपको करना क्या चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए, नहीं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो 90 डेज़ तक अगर आप इस तरह से अकाउंट को रखते हैं, मतलब आप एक्सेस विड्रॉल रहता है आपके अकाउंट में, तो माना जाएगा कि आउट ऑफ ऑर्डर है अकाउंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकम रिकॉग्निशन एंड इनकम रिवर्सल। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एनपीए से जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जानकारी भी मिलेगी कि बैंक्स में एनपीएस का रिकॉग्निशन कैसे होता है, मतलब इनकम का रिकॉग्निशन कैसे होता है। आरबीआई कहता है कि बैंक्स को इनकम का रिकॉग्निशन करना चाहिए, मतलब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे। रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी टर्म यूज़ किया गया है, मतलब अगर रेगुलरली पेमेंट आ रहा है तो एक्रूअल बेसिस पे चलेगा। स्टैंडर्ड अगर एसेट्स हैं तो एक्रूअल बेसिस पे, मतलब पैसा आपके हाथ में आया नहीं और आपने अपने इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर एनपीए है तो फिर आपको रिकॉग्निशन करना होता है रियलाइजेशन के बेसिस पे, मतलब जब तक आपके हाथ में पैसा आ नहीं जाए तब तक आप क्रेडिट नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर सपोज़ कोई अकाउंट मतलब एक्रूअल बेसिस पे क्रेडिट किया गया इनकम अकाउंट को, जैसे कोई एक अकाउंट है और 10,000 रुपये का उसका ईएमआई एक देना होता है, रेगुलरली देता है वो, एंड होता ये है कि अल्टीमेटली ले जाके वो बैंक जो है एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज़ करता है इनकम को, बट वो ओवर ड्यू हो जाता है और फाइनली जाके अल्टीमेटली एनपीए के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो बैंक करेगा क्या, अमाउंट तो रियलाइज़ हुआ नहीं ना उसे, और एक्रूअल बेसिस पे इसने इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम में, मतलब ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आरबीआई कहता है कि आपको रिवर्सल, मतलब इनकम रिवर्सल करना होगा, आपको फिर रिवर्स करना होगा जो भी आपने क्रेडिट किया था इनकम अकाउंट को, ओके। लेकिन आरबीआई ये भी कहता है कि अगर आप चाहें तो आप इंटरेस्ट डेबिट कर सकते हैं अकाउंट से, एनपीए जो हो चुके हैं अकाउंट उनसे, और डेबिट करके वो अमाउंट आप कहाँ डालेंगे, आप डालेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का क्या यूज़ है मैं नेक्स्ट इमीडिएटली डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के बारे में। ग्रॉस एनपीए हम लोग कहते हैं वो अमाउंट जो सपोज़ एनपीए जितना बैंक ने रिकॉग्नाइज़ किया है उसमें से 4 चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नेट एनपीए मिल जाते हैं। पहला इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो कि क्रेडिट किया है बैंक ने वो, दूसरा डीआईसीजीसी या ईसीजीसी क्लेम्स जो हैं जो कि अनसेटल्ड हैं वो, तीसरा अगर पार्ट पेमेंट बैंक को मिला है और सस्पेंस अकाउंट में बैंक ने रखा है तो वो, और रिजर्व्स जो बैंक ने क्रिएट किए हैं
या प्रोविजंस जो बैंक ने क्रिएट किए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देगा, एक्सक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ्स एंड जो स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन क्रिएट किया जाता है बैंक द्वारा उनको हटाने के बाद। हम लोग देखेंगे प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाद में इसी वीडियो में, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोविजनिंग नॉर्म्स नहीं, क्या मैंने अभी बताया, एसेट लेवल्स के बाद, मतलब ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के बाद हम लोग बात करेंगे एनपीए क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एसेट्स का क्लासिफिकेशन 3 मतलब कैटेगरीज में होता है। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। आरबीआई कहता है कि अगर वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस नहीं है, मतलब 2 चीज़ें कहता है आरबीआई। पहला कि वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो, और दूसरा आपके पास मतलब आपको देखना है कि किस हद तक वो लोन अकाउंट डिपेंड करता है, जो सिक्योरिटी जिस पे चार्ज क्रिएट किया गया है उस पर किस हद तक डिपेंड करता है, मतलब रियलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक वो डिपेंड करता है सिक्योरिटी जिस पे चार्ज क्रिएट किया गया है उस पर, उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कीजिए। तो पहला स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे कैटेगराइजेशन होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कि वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो और 12 महीने तक, मतलब 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है एनपीए अगर वो अकाउंट रह जाए। साथ ही साथ उसमें अगर बैंक इन्फोर्स करे सिक्योरिटी को तो उसमें थोड़ा सा लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। 12 महीने का ड्यूरेशन, 12 महीने तक एनपीए रहे, वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो, और अगर सिक्योरिटीज़ को इन्फोर्स किया जाए जिसके आधार पे वो लोन दिया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन है, गोल्ड है, कुछ भी जिसके बेसिस पे कि लोन दिया गया था, उसे अगर बैंक इन्फोर्स करना चाहे तो उसमें थोड़ा सा लॉस बैंक को होने का चांस रहता है। लेकिन डाउटफुल एसेट्स में अगर, मतलब सेकंड कैटेगरी की तरफ अगर हम लोग आएँ तो पहला 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहा हो, ये पहला रिक्वायरमेंट। डाउटफुल एसेट्स के तौर पे अगर रिकॉग्नाइज या कैटेगराइज किया जाना है एसेट को तो पहले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहा हो वो एसेट। सेकंड, उसके पास वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो, और थर्ड, बैंक्स का जो चांस होता है रिकवरी का वो बहुत कम हो, मिनिमल हो, या फिर मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो कि रिकवर कर पाएगा अगर इन्फोर्स करे सिक्योरिटीज़ को तो। यानी अगर चाहे भी कि जिस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट किया गया था चाहे कि हम लोग बेच के और उससे रिकवर कर लें तो ऐसा पॉसिबल, मतलब रिकवरी इम्पॉसिबल होती है ऑलमोस्ट। तो डाउटफुल लॉस एसेट्स में बैंक रिकॉग्नाइज कर चुका होता है कि अब ये आने वाला नहीं है, डूब चुका है पैसा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाए अगर कुछ बचा हो तो, बट अल्टीमेटली लॉस एसेट्स में जनरली ऐसे एसेट्स होते हैं जिनसे कि रिकवरी बैंक मान चुका होता है कि अब पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का क्लासिफिकेशन हम लोग डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कि बैंक्स को ध्यान में रखने चाहिए, देखने चाहिए एनपीए क्लासिफिकेशन करते समय। इसमें पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया है कि वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस एंड उस पर्टिकुलर एसेट का डिपेंडेंस जिस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट किया गया है उस पर। तो इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे एनपीए का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बैंक्स को एनपीए के क्लासिफिकेशन में डिले नहीं करना चाहिए, ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए जिससे कि डिले नहीं हो, जिस समय रिकॉग्निशन आइडियली होना चाहिए एनपीए का वो उस समय हो जाए। अगर सपोज़ किसी एसेट को लेके डाउट है तो आरबीआई कहता है कि आप मतलब बैंक्स को करना क्या चाहिए कि 1 महीने के अंदर उन सारे डाउट्स को क्लियर करके, एंड 1 महीने के अंदर कब से, तो जब एनपीए के तौर पे उस अकाउंट को रिकॉग्नाइज करना था उस दिन से 1 महीने के अंदर आपको उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना होगा। तो इसके बाद आप एनपीए का रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इसके बाद आरबीआई कहता है कि एनपीए का रिकॉग्निशन टेम्पररी अगर कोई डेफिशिएंसी है, मतलब कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि हो सकता है कि थोड़े समय में दूर हो जाए, तो ऐसे अकाउंट्स में एनपीए, उन अकाउंट्स को एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, अगर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट अकाउंट है अगर, और चूँकि स्टॉक स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में ही कैसे स्टॉक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, ये डिसाइड करने के लिए कि आपका ड्राइंग पावर कितना हो। ड्राइंग पावर जो है वो अमाउंट है जो कि मैक्सिमम अलाउ किया जाता है एक बोरोवर को विड्रॉ करने के लिए, और ये ड्राइंग पावर जो है ना ऊपर नीचे मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है। हो सकता है कि कभी किसी मंथ में या क्वार्टर में ज़्यादा हो या किसी मंथ या क्वार्टर में कम हो। तो
अगर सपोज़, और ये ड्राइंग पावर जो है वो डिसाइड किया जाता है क्योंकि करंट जो एसेट्स हैं ना उनके बेसिस पे ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ जो हैं उन पे चार्ज क्रिएट करके और ये दी जाती हैं या अवेलेबल कराई जाती हैं बोरोवर्स को। तो आरबीआई कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट अगर नहीं आए तो स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आने के चलते आप एनपीए कर दें, तो ऐसा आइडियली नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली बैंक्स को ध्यान रखना होता है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रिकमेंड करता है आरबीआई एनपीए के रिकॉग्निशन के लिए, वो बैंक्स को हमेशा पूरा करना होता है। मतलब अगर आरबीआई ये कहता है कि टेम्पररी डेफिशिएंसीज़ के चलते आप एनपीए के तौर पे अकाउंट्स को मत ट्रीट कीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो डेफिशिएंसी है आप उसे इग्नोर कीजिए, या फिर 90 डेज़ वाला जैसे पीरियड है तो आप उसे एक्सटेंड करके 180 कर दीजिए अपने मन से। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि सपोज़ कुछ दिन तक अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आना है, बट वो फाइनल जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया है उसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे 90 डेज़ वाला क्राइटेरिया है ना, क्वार्टर के एंड से 90 डेज़ तक अगर आउट ऑफ ऑर्डर रह जाए या आउटस्टैंडिंग रह जाए, अगर टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, आउट ऑफ ऑर्डर रह जाए, तो एनपीए के तौर पे बैंक्स को रिकॉग्नाइज़ करना है, तो करना उसी के हिसाब से है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है ना कि सपोज़ स्टॉक स्टेटमेंट में डिले हुआ तो आप एनपीए बना दीजिए उसे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। आरबीआई जनरली ऐसा रिकमेंडेशन इसलिए करता है ना कि उसे ध्यान रखना है कि जो मनी सप्लाई है वो भी ऐसा नहीं हो जाए ना कि डिफ़िकल्ट हो जाए, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोनॉमी में, मनी के सप्लाई को मेंटेन रखना, क्रेडिट क्रिएशन वगैरह जो कि इम्पैक्ट होते हैं अगर एनपीएज होते हैं अकाउंट तो आरबीआई को उस पॉइंट पे भी सोचना है। तो इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाता, एक ड्यूरेशन दे देता है फिक्स्ड, बट बैंक्स को कहता है कि आप एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करने से पहले इन सारी चीज़ों को सोचिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर सपोज़ रिकवरी आ जाए तो आरबीआई कहता है कि आप अगर एनपीए अकाउंट है तो उसे ये कर लेंगे स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे, फिर मतलब अपग्रेड हो जाएगा वो एनपीए से। अगर रिकवरी आ जाती है तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था रिकवरी आ जाती है तो आप फिर उसे अपग्रेड कर लीजिए, उसका जो क्लासिफिकेशन जैसा कि आपने किया था। नेक्स्ट इसके बाद आरबीआई कहता है कि आप ध्यान रखिए ऐसे अकाउंट्स पे जो कि मतलब ईयर एंड में केवल एनपीए से बचने के लिए वो कुछ क्रेडिट्स करते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और ऐसे अकाउंट्स को आप अपग्रेड मत कीजिए। अगर आपने उन्हें एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया है तो वो फिर भी एनपीएज़ के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे, बट ऐसी इरेगुलरिटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है, वो ये कि एनपीएज़ का रिकॉग्निशन जो है ना वो फैसिलिटी वाइज नहीं होता, बोरोवर वाइज होता है। मतलब सपोज़ किसी एक आदमी ने लोन लिया और उसके 2-3 अकाउंट्स हैं, तो एक अकाउंट एनपीए हो जाए और बाकी का अकाउंट एनपीए नहीं हो, ऐसा नहीं होता। ओके, ये बोरोवर वाइज होता है। मतलब एक अगर एनपीए हुआ तो सारा आपका एनपीए है, ये नहीं कि आपका एक लोन एनपीए है दूसरा लोन एनपीए नहीं है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आपके पास सपोज़ पैसा नहीं है देने के लिए, आपका जो भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल का जो इंस्टॉलमेंट है, अगर वो देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो सारे ही जितने भी आपने जो फैसिलिटीज़ ले रखी हैं उन सभी के लिए प्रॉब्लम राइज होगा, बिकॉज आपके पास पैसे ही नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक का पेमेंट बंद करके रखा है, बाकी को आप रेगुलर रख रहे हैं, बाकी का पेमेंट आप रेगुलर रख रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई कहता है कि फैसिलिटी वाइज नहीं करके, फैसिलिटी वाइज मतलब स्पेसिफिक अकाउंट वाइज नहीं करके एनपीएस का रिकॉग्निशन बोरोवर वाइज होना चाहिए। मतलब एक बोरोवर के सारे अकाउंट्स एनपीए होंगे अगर एक एनपीए हुआ तो ये था स्पेसिफिक मतलब गाइडलाइन जो कि आरबीआई जो कि बैंक्स को फॉलो करने होते हैं, जिन गाइडलाइंस को आरबीआई के एनपीए के कैटेगराइजेशन के समय। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि आरबीआई कहता है कि आपको जो क्लासिफिकेशन का जो एक प्रॉपर तरीका है, जैसे सब स्टैंडर्ड, उसके बाद डाउटफुल और उसके बाद आपको मतलब रिकॉग्नाइज़ करना होता है लॉस एसेट के तौर पे, तो आप इनको मतलब इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना आप डायरेक्टली उसे डाउटफुल या फिर लॉस एसेट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ये तब होता है जब बोरोवर फ्रॉड करे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फेक वो ज़मीन का कागज़ देता है और उसके बेसिस पे वो लोन ले लेता है, या फिर सपोज़ गोल्ड लोन है और उसने
ज्वेलर से जो सर्टिफिकेट बनवाया या जो भी बैंक ऑथराइज ज्वेलर है जिसने सर्टिफिकेट बनाया उसने गलत सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफाई कर दिया कि मतलब गोल्ड है, और जबकि वो जो भी मतलब गोल्ड था, इनफैक्ट जो बोरोवर लेके गया था वो पता चलता है कि वो गोल्ड नहीं और कोई दूसरा मेटल है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली रियलाइजेबल वैल्यू कम हो जाएगा। तो आरबीआई कहता है कि अप टू, अगर रियलाइजेबल वैल्यू अप टू 50% है तो आप उसे इमीडिएटली डाउटफुल एसेट्स के तौर पे, डाउटफुल एसेट के तौर पे कैटेगराइज करेंगे ऐसे एसेट्स को। और अगर रियलाइजेबल वैल्यू 10% या लेस दैन 10% है, मतलब 90% रियलाइज़ आप नहीं कर सकते, ऐसा पता चलता है आपको, तो ऐसे में आप इमीडिएटली उसे लॉस एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया एनपीएस का क्लासिफिकेशन जो है दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस और दूसरा उसका रियलाइजेबल वैल्यू, जो सिक्योरिटी है जिस पे चार्ज क्रिएट करके उस लोन को दिया गया है। तो ऐसे में होता क्या है कि कुछ लोन्स जो हैं उनके आरबीआई कहता है ना कि आप उनको एनपीए के तौर पे ट्रीट मत कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल हो। सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो आप एनपीए के तौर पे ट्रीट कीजिए। अब ये कौन से लोन हैं? तो ऐसे लोन्स जो कि टर्म डिपॉजिट के बेसिस पे दिए गए हैं, या फिर ऐसे लोन्स जो कि केवीपी या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन सब के बेसिस पे दिए गए हैं। जैसे कोई अपना फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट लेके जाता है और कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो कुछ मार्जिन रख के बैंक करता क्या है, ये कर देता है, लोन इशू कर देता है, लोन दे देता है, डिसबर्स कर देता है। तो ऐसे में आरबीआई कहता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है उस अकाउंट में तो आप उसे एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज मत कीजिए। अगर मार्जिन मतलब अवेलेबल नहीं है तो आप एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज कीजिए। सपोज़ जैसे 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, कोई लेके जाता है, बैंक कहता है कि ठीक है 20-25% मार्जिन लेके और मैं आपको लोन दे दूँगा 20%। तो 20% मतलब कम, जितने का एफडी है आपका 20% उसमें से कम कर दीजिए, वो आपका लोन हो जाता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐसा देखा जाता है कि आपका सपोज़ 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 5,10,000, 5,05,000, तो ऐसे में तो मार्जिन आपका सफिशिएंट नहीं है ना। मतलब जो 20% आपने कम दिया था, बैंक ने जो दिया था 20% मार्जिन रख के जो लोन दिया था, अभी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा हो गया है उससे, जितने का एफडी है। अगर इन्फोर्स भी करेगा बैंक तो होगा क्या, 5,000 जो बाकी, या 5,000 या 10,000 जो एक्सीड कर रहा है अमाउंट तो मिलेगा नहीं ना बैंक को। तो ऐसे में एनपीए वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन अगर मार्जिन के अंदर हो, मतलब इन्फोर्स करे और रियलाइज़ हो जाए, तो फिर एनपीए के तौर पे ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर हम लोग बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड के बारे में। आपने लास्ट ईयर सुना होगा ये टर्म, जब आरबीआई ने एक्सटेंड किया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए कोविड के चलते, तो आरबीआई ने कहा था कि 3 महीने का, शायद जहाँ तक मुझे याद है 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड। तो आरबीआई कहता है कि अगर किसी में मोरेटोरियम पीरियड है किसी अकाउंट में, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग एनपीए के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब उस ड्यूरेशन में अगर अकाउंट आउटस्टैंडिंग हो, आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो डजंट मैटर, ठीक है, आप उसे नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड के ड्यूरेशन को हटा के और उसके बाद कैलकुलेशन करना। मतलब जैसे अगर आपको 90 डेज़ वाला ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है तो मोरेटोरियम पीरियड आप उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए, इसके बाद आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैक्ड जो लोन्स हैं, तो उनके बारे में आरबीआई कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी अगर ये कर दी है, रिप्यूडिएट कर दी है, तो जाके आप उसे एनपीए के तौर पे ट्रीट कर पाएंगे, ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसे मत कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूँ कि ऐसे मतलब गाइडलाइंस या ऐसे रेगुलेशंस के पीछे का कारण ये होता है ना कि बैंक्स को किसी तरीके से अपना इनकम जो है वो मिल जाना चाहिए, रियलाइज़ हो जाना चाहिए। रिस्क अगर उसके साथ जुड़ गया तो एनपीए के तौर पे ट्रीट बैंक करेगा उसे, कोई भी अकाउंट हो, ओके। अगर रिस्क नहीं है उसके साथ तो एनपीए के तौर पे ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये तुम लोन दे दो और इसका इतना पोर्शन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ओके। अब होता क्या है कि लोन चल के आगे एनपीए हो जाता है, या सपोज़ 100%, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट का कहना है कि आप इन लोगों को लोन दे दीजिए और इनको लोन आप जो दीजिएगा उसकी गारंटी मैं देता हूँ, अगर वो सपोज़ आपको वो पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा।
तो आप उन्हें एनपीए के तौर पे ट्रीट मत कीजिए तब तक जब तक गवर्नमेंट बाद में ये ना कह दे कि अभी मैं पेमेंट नहीं करने वाला, मैंने जो गारंटी दिया था मैं रिप्यूडिएट करता हूँ उससे। तो ऐसे केसेस में आपको एनपीए के तौर पे फिर उन्हें ट्रीट करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा कि कैसे बैंक्स जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं एनपीएस को, और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद आरबीआई कहता है कि आप क्लासीफाई कीजिए ना, डाउटफुल है, लॉस है या फिर सब स्टैंडर्ड है। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको कि डायरेक्टली लॉस एसेट के तौर पे ट्रीट करना होता है, जैसे कि मैंने बताया सपोज़ फ्रॉड के केसेस जिसमें कि मतलब रियलाइजेबल वैल्यू 10% या लेस दैन 10% हो, या डाउटफुल के तौर पे ट्रीट करना होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद आरबीआई कहता है कि आप प्रोविजंस बनाइए। तो उन प्रोविजनिंग नॉर्म्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लॉस एसेट्स के बारे में कहता है आरबीआई कि राइट ऑफ कीजिए। अगर आपने राइट ऑफ नहीं किया है किसी कारण से, अभी भी वो आपके बुक्स में है, तो आप 100% प्रोविजन क्रिएट कीजिए लॉस एसेट्स के रिस्पेक्ट में। डाउटफुल एसेट्स में आरबीआई 2 पार्ट में बांट देता है, सिक्योर्ड पोर्शन एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन जो है उसमें कहता है कि अगर 12 महीने तक एनपीए है, मतलब डाउटफुल एसेट, तो आपको 10% एनपीए 20% सॉरी 10% नहीं 20% आपको प्रोविज़न क्रिएट करना होगा। अगर 12 महीने के बाद मतलब 2 से 3 साल तक वो अगर वो एनपीए में रहता है तो आपको 30% प्रोविज़न क्रिएट करना होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। एंड अगर वो 3 साल के बाद रहता है तो आपको 100% प्रोविज़न क्रिएट करना होगा। ये सिक्योर्ड पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं डाउटफुल एसेट्स में। अनसिक्योर्ड पोर्शन में आपको 100% क्रिएट करना होगा। अनसिक्योर्ड पोर्शन कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सिक्योरिटी थी जिस पे चार्ज क्रिएट किया गया था, तो सपोज़ आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 5 लाख का, और उसमें से पता चलता है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 50% ही है, तो 50% मान लीजिए कि सिक्योर्ड है एंड बाकी का जो 50% है वो अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड वाले पे 50% अमाउंट पे आपको 100% प्रोविज़न क्रिएट करना है, और बाकी के 50% जो है उसमें आपको क्रिएट करना है 12 महीने तक। अगर वो एनपीए रहे 1 साल तक, पहले 1 साल तक, तो 20% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, एंड 2 से 3 साल तक आपको 30%, एंड उसके बाद अगर वो एनपीए रहता है तो आपको 100% प्रोविज़न क्रिएट करना होगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 20%। ओके, इनफैक्ट उसमें भी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन में बटा हुआ है, बट अल्टीमेटली दोनों 10% है। तो आपको 20% सब स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में प्रोविज़न क्रिएट करना होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स में भी आरबीआई कहता है कि आपको प्रोविजंस क्रिएट करने होंगे। जनरली एग्रीकल्चरल और एसएमई अगर है मतलब लोन्स हैं तो उनमें आपको 0.25% का प्रोविज़न क्रिएट करना होता है, एंड जो मतलब बाकी के जो भी लोन्स हैं तो उनमें 0.4%, अभी 0.40% या 0.4% मैं कहूँ तो वो प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है स्टैंडर्ड एसेट्स पे। इसके बाद आरबीआई कहता है कि बैंक्स अगर चाहें तो जो मतलब ये परसेंटेज जैसा कि मैंने अभी बताया, तो अगर चाहें तो हायर रेट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे कम नहीं, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरा करना ही होता है। तो ये था प्रोविजनिंग नॉर्म। होपफुली ये समझ में आ गया। कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल लीज्ड एसेट्स पे भी प्रोविजन क्रिएट करने की बात आरबीआई करता है, तो वो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस मैंने नहीं किया है, हो सकता है कि बाकी के वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे उसे। तो थैंक यू इतना लंबा टाइम देने के लिए। अगर आपको सीखने को मिला, नई बातें जानने को मिली इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।